हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम लवर पर। और हम पढ़ रहे हैं दिल्ली सल्तनत के बारे में। तो हमने पढ़ा है कि जो गुलाम वंश है उसको दिल्ली सल्तनत का संस्थापक माना जाता है। तो गुलाम वंश के अंतर्गत हमने महत्वपूर्ण शासक कुछ डिस्कस किए। आज का जो हमारा टॉपिक है वो रजिया सुल्तान के बारे में होगा, जो कि इल्तुतमिश की पुत्री थी। इससे पहले के वीडियो में हमने इल्तुतमिश के बारे में डिटेल से पढ़ा था कि अपने अंतिम समय में जो इल्तुतमिश है वो बीमार हो जाता है, और बीमारी के दौरान ही वो रजिया सुल्तान को अपना उत्तराधिकारी घोषित करता है। और 1236 ईस्वी के अंदर जो इल्तुतमिश है उसकी मृत्यु हो जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, जो कि होगी रजिया सुल्तान के बारे में। अब देखिए, जो रजिया सुल्तान है इनका जो शासन काल है वो कब से कब तक था। 1236 ईस्वी के अंदर इल्तुतमिश की मृत्यु होती है, तो 1236 से लेकर 1240 ईस्वी तक बहुत ही छोटा कार्यकाल था। यानी कि 3 साल और कुछ महीने का ही शासनकाल था। तो जो ये रजिया सुल्तान है इसके बारे में विशेष क्या है कि ये भारत की पहली महिला मुस्लिम शासिका थी। इससे पहले कोई भी मुस्लिम महिला शासिका नहीं बनी थी। जो रजिया सुल्तान ऐसी पहली महिला थी जो कि पहली महिला मुस्लिम शासिका थी। और रजिया सुल्तान जो इल्तुतमिश की पुत्री थी, ये आप जानते ही हैं। और इल्तुतमिश ने रजिया सुल्तान को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। इसके अलावा इल्तुतमिश ने क्या किया था कि जो उसने 2 सिक्के चलवाए थे, एक तो चांदी का टंका था और तांबे का जितल था। तो जो चांदी का टका हुआ करता था उसके ऊपर उसने अपनी पुत्री रजिया का नाम अंकित करवाया था, उसके ऊपर लिखवाया था। जब इल्तुतमिश ने ये फैसला किया था कि मेरी मृत्यु के बाद जो मेरा उत्तराधिकारी होगा वो मेरी पुत्री होगी रजिया, तो इस फैसले के खिलाफ थे जो कि उसके दरबार में जो अमीर और सरदार हुआ करते, तो इस फैसले से अप्रसन्न थे, वो खुश नहीं थे। तो जब इल्तुतमिश की मृत्यु हो जाती है तो इल्तुतमिश यह कहकर गया था कि मेरी जो उत्तराधिकारी वो मेरी पुत्री होगी, लेकिन जो अमीर है वो इस मामले में अपना हस्तक्षेप करते हैं और रजिया को वो शासिका ना बनाकर क्या करते हैं, जो इल्तुतमिश का जो सबसे बड़ा बेटा था जिसका कि नाम रुकनुद्दीन फिरोज शाह था, उसको राजगद्दी पर बैठा देते हैं और दिल्ली का सुल्तान उसको बना देते हैं। लेकिन जो फिरोज शाह था वो कोई अच्छा शासक नहीं था, काफ़ी अयोग्य और अगुणी शासक था वो। और जो फिरोज शाह वैसे तो उसको अनुभव था राजपाट का, क्योंकि वो इल्तुतमिश के समय के अंदर बदायूं और लाहौर का भी शासक रह चुका था। लेकिन वो पूरी तरह से अयोग्य था, किसी भी प्रकार का उसके अंदर गुण नहीं था। इसके अलावा जो उसकी जो फिरोज शाह की जो माता थी उसका भी काफ़ी हस्तक्षेप रहता था राज दरबार के अंदर। तो इससे क्या हुआ, जो दिल्ली सल्तनत है उसके अंदर पूरी तरह से अराजकता फैल गई। कोई भी राजपाट का कार्य सुचारू रूप से नहीं चल रहा था, बहुत बुरा हाल हो गया था दिल्ली सल्तनत का। तो ये देखते हुए अमीरों ने क्या किया कि उसकी जो माता थी उसको तो कैद कर लिया, जिसका कि नाम शाह तुर्कान नाम था उसका। तो शाह तुर्कान को कैद कर लिया। ये रुकनुद्दीन फिरोज शाह ये भाग जाता है वहाँ से। उसके बाद वो क्या करते हैं कि जो रजिया है उसको ही अपना सुल्तान स्वीकार कर लेते हैं। इस तरह से जो रजिया है वो दिल्ली सल्तनत की पहली महिला मुस्लिम शासिका बनती है। तो कुछ समय के बाद जैसे रुकनुद्दीन फिरोज शाह इसको गिरफ्तार कर लिया जाता है थोड़े थोड़े समय बाद, और फिर वहीं कैद के अंदर इसकी मृत्यु हो जाती है। तो अब सुल्तान कौन बन चुका है, अब रजिया सुल्तान बन चुकी है। वैसे तो नाम रजिया था, लेकिन इसको हम रजिया सुल्तान या फिर रजिया सुल्ताना के नाम से जानते हैं। अभी राजगद्दी पर बैठने के बाद जो सबसे पहला कार्य इसने किया वो क्या किया, एक तो पर्दा प्रथा का इसने त्याग कर दिया। घूंघट या पर्दा जो निकालते थे वो इसने पूरी तरह से बंद कर दिया। और पुरुषों की तरह, जैसे पुरुष होते थे तो उनकी तरह ही जो वो कोट या जो शेरवानी टाइप का उस समय रहता था, जिसको कि काबा या फिर चोगा भी बोला जाता था, तो वो पहन कर जाती थी। इसके अलावा वो सर पर पगड़ी रखती थी जिसे कि कुल्हा कहा जाता था उस समय में। तो ये दोनों चीज़ पहनकर वो दरबार में जाती थी। और पर्दा प्रथा का इसने क्या कर दिया था, त्याग कर दिया था। तो खुले मुँह दरबार में जाने लगी। अब ये दरबार में इस तरह जाती थी तो जो तुर्की सरदार और जो अमीर हुआ करते थे दरबार में, तो वो ये चीज़ देखकर क्या था, चिढ़ना प्रारंभ हो गए। तो इससे क्या हुआ कि जो रजिया और जो सरदार थे जितने भी दरबार में, उसके अंदर क्या हुआ, संघर्ष प्रारंभ हो गया। और हाँ, ये सरदार वही थे जो कि इल्तुतमिश ने जिनका गठन किया था, जिसको चहलगानी बोला जाता है, जो कि 40 सरदारों का समूह हुआ करते थे। तो इसके बीच में वो हो गया, संघर्ष प्रारंभ हो गया। लेकिन रजिया सुल्तान जो वो काफ़ी गुणी थी और काफ़ी कूटनीति में माहिर थी, तो उसके चलते उसने क्या किया
इनको सबको अपने शत्रुओं को पराजित कर दिया और ये जो षड्यंत्र छोटे मोटे जो कर रहे थे तो उनको पूरी तरह से शांत करवा दिया था। लेकिन फिर भी ये मानने वाले नहीं थे जो सरदार थे। इन्होंने अपना एक अलग ही गुट बना रखा था, तो जहाँ भी मौका मिलता था ये रजिया सुल्तान को नीचे दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ते थे। इसके अलावा जो रजिया सुल्तान है वो वीरता में भी काफ़ी परिपूर्ण थी। उसने देखिए अपने शासनकाल के अंदर पंजाब, बंगाल और सिंध के शासक जो थे इनको पराजित किया और इन्होंने आधिपत्य भी स्वीकार कर लिया था। ये रजिया सुल्तान के अधीन भी हो गए थे। तो इस तरह से कह सकते हैं कि रजिया सुल्तान जो है वो राजनीति, कूटनीति और इसके अलावा वीरता में भी काफ़ी परिपूर्ण थे। बढ़ते हैं आगे। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण घटना है रजिया सुल्तान के समय काल की, ये है कि उसके दरबार में एक दास हुआ करता था, अब्सीनिया, जो कि अफ्रीका महाद्वीप में है। तो वहाँ का एक दास था जलालुद्दीन याकूत। तो ये रजिया सुल्तान के दरबार में हुआ करता था। तो काफ़ी इतिहासकार मानते हैं कि रजिया सुल्तान इसको काफ़ी पसंद करती थी और दोनों के बीच में प्रेम संबंध भी था। हालांकि जैसे आप इब्न बतूता को जानते हैं जो कि मोरक्को का यात्री था, तो वो इस चीज़ को गलत मानता है कि ऐसा कुछ भी नहीं था, कि केवल वो यानी इस तरह का कोई प्यार प्रेम उनके बीच में नहीं था। केवल जो राज के जो काम के लिए वो एक दूसरे के समीप आते थे, इस तरीके का काम वो था। इसके अलावा जो मिनाजुल सिराज जिसके बारे में हमने पढ़ा था, वो भी लिखता है कि ऐसा कोई चक्कर नहीं था दोनों के बीच में। जो अब्सीनियन जो याकूत है उसने क्या करा था, सुल्तान की काफ़ी सेवा की थी, तो इस तरह से उसको अच्छा पद दिया गया था वहाँ पर। तो खाली यही था। अब ये क्या होता है कि जो अब्सीनिया का जो दास था जलालुद्दीन याकूत, तो इसको रजिया सुल्तान ने क्या बना दिया, जो अशवशाला होती है जहाँ पर घोड़े वगैरह रखे जाते हैं, जिसको कि अमीर ए आखूर भी बोलते हैं, तो इसको अमीर आखूर बना दिया। तो इससे क्या हुआ कि जो तुर्की सुल्तान हुआ करते थे दरबार के अंदर, वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गए कि ये किसी दास को इतने ऊंचे पद पर किस तरह से बैठा सकती है। तो इस तरह से दास जो है वो क्रुद्ध हो गए, यानी कि गुस्से में आ गए। उन्होंने अपने संगठन बना लिया पूरी तरह से। इसके बाद एक और कहानी हुई कि 1238 ईस्वी के अंदर उसके दरबार में ही था एक कबीर खान एयाज नाम से एक आदमी था। तो इसको क्या था, जो तुर्कान चहलगानी था, जो 40 सरदारों का जो समूह था, तो इससे इसको सहयोग प्राप्त था अयाज को। तो इसने क्या किया था, रजिया सुल्तान के खिलाफ विद्रोह प्रारंभ कर दिया था। अब विद्रोह कर दिया तो रजिया सुल्तान ने क्या किया, इसको धोखे से किसी बहाने से दरबार के अंदर बुला लिया और वहाँ पर इसकी हत्या कर दी अयाज की। तो जब इस अयाज की हत्या कर दी गई तो ये जो तुर्कान चहलगानी है ये और भी ज़्यादा आक्रोशित हो जाता है। क्यों? क्योंकि इनका फेवरेट आदमी था, ये संरक्षण दे रखा था इसको, तो वो और ज़्यादा गुस्से में हो गए। इसके बाद रजिया सुल्तान ने अपने शासनकाल के अंदर जो बठिंडा है, जिसको कि उस समय में क्या बोलते थे, तबरिंद बोलते थे, तो वहाँ का इक़्तिदार नियुक्त किया था किसको, एक अल्तुनिया नाम का व्यक्ति था उसको। तो 1240 ईस्वी के अंदर क्या होता है, ये जो अल्तुनिया है ये विद्रोह कर देता है। तो इस विद्रोह को दबाने के लिए जो रजिया सुल्तान है वो अपने साथ में एक तो बड़ी सेना लेती है और प्लस में साथ में कौन होता है, जलालुद्दीन याकूत। तो ये दोनों जाते हैं उस विद्रोह को दबाने के लिए। लेकिन विद्रोह को ये दबा नहीं पाते। वहाँ पर जो मुठभेड़ होती है उसके अंदर क्या होता है कि जो याकूत है, जलालुद्दीन याकूत, ये तो मर जाता है, इसको मार दिया जाता है। और जो रजिया है इसको क्या होता है कि कैद कर लिया जाता है। अ- अब देखिए क्या सिचुएशन बनी हुई है कि जो रजिया सुल्तान है वो कहाँ पर है, वो तबरिंदी वाले एरिए में, और किसकी कैद में है, अल्तुनिया की कैद में है। और याकूत जो है वो मार दिया गया है। और दिल्ली जो सल्तनत है, जो दिल्ली की राजगद्दी, वहाँ पर कौन है, वहाँ पर कोई भी नहीं है, वो खाली है। तो इस मौके का फ़ायदा उठाकर क्या होता है कि जो तुर्कान चहलगानी है, जो कि 40 सरदारों का समूह है, वो क्या करता है कि जो इल्तुतमिश का दूसरा बेटा होता है मुइजुद्दीन बहराम शाह, इसको शासक बना देता है। तो अब शासक कौन बन गया है दिल्ली का, मुइजुद्दीन बहराम शाह। जब ये खबर रजिया सुल्तान तक पहुंचती है तो काफ़ी परेशान होती है। लेकिन वो मैंने बताया कि वो कूटनीति में काफ़ी माहिर थी, तो अपना दिमाग लगाती और क्या एक प्लान बनाती है। प्लान में क्या होता है कि वो क्या करेगी, अल्तुनिया से विवाह कर लेगी। इससे क्या होगा कि जो अल्तुनिया की जो सैन्य शक्ति है वो भी उसकी हो जाएगी और वो उसकी मदद करेगा दिल्ली की राजगद्दी को दोबारा प्राप्त करने के लिए। तो फिर क्या होता है, जो रजिया सुल्तान है वो अल्तुनिया से विवाह कर लेती है
और फिर दोनों एक योजना बनाते हैं दिल्ली पर आक्रमण की, मुइजुद्दीन बैराम शाह को पराजित करने की और वहाँ पर दोबारा से अपनी सत्ता को संभाल सके। दोनों अपनी सेना लेकर चले जाते हैं, दिल्ली की ओर बढ़ते हैं। रास्ते में एक जगह है कैथल नाम की, वहाँ पर दोनों सेनाओं के बीच में मुठभेड़ होती है। किस किस की सेना? एक तो मुइजुद्दीन बैराम शाह की सेना और दूसरी तरफ कौन है? अल्तुनिया और रजिया की संयुक्त सेना। तो इसके अंदर क्या होता है कि जो अल्तुनिया और रजिया की जो सेना है उसको पराजित कर दिया जाता है। और पराजित करने के बाद फिर अगले दिन यानी कि 1240 ईस्वी के अंदर क्या होता है, अल्तुनिया और रजिया दोनों की हत्या कर दी जाती है। यानी कि अल्तुनिया भी मारा गया और रजिया भी मारी गई। ये याकूत था, ये तो पहले ही मारा गया था, तो इस तरह से तीनों ही मर चुके हैं। अब इसकी मृत्यु के बाद देखते हैं क्या हुआ। तो जो शासन काल है रजिया सुल्तान का वो बेहद ही कम रहा, 3 साल कुछ महीने ही रहा। तो जब रजिया सुल्तान की मृत्यु हो गई, इसके मरने के बाद क्या हुआ, कोई योग्य शासक था नहीं। जितने भी उत्तराधिकारी थे इल्तुतमिश के, वो सब कोई गुणहीन और अयोग्य थे, किसी प्रकार का कोई गुण नहीं था कि वो राजपाट को संभाल सके। तो कुछ समय तक क्या था कि पूरी तरह से अव्यवस्था बनी रही। अब काम के शासक कोई थे नहीं, तो बाहरी जो आक्रमण के खतरे थे वो भी बढ़ने लगे। 1241 ईस्वी में क्या हुआ कि जो मंगोल है उन्होंने लाहौर में खूब लूटपाट की, उसके बाद वो पंजाब तक भी चले आए। लेकिन बाद में मंगोलों के पास क्या है कि सीमित संसाधन नहीं थे कि वो ज़्यादा लंबे समय तक कहीं टिक पाएँ, तो क्या था वो वापस चले गए। ये तो इस तरह से बच गए, नहीं तो दिल्ली सल्तनत का नामो निशान उस समय मिटा जाते ये मंगोल। तो ये हुआ एक तो। और इसके बाद में देखिए और कौन कौन शासक बने थे। एक तो मुइजुद्दीन बैराम शाह रहा, जैसे 1240 ईस्वी में रजिया सुल्तान की मृत्यु हुई थी, तो मुइजुद्दीन बैराम शाह कुछ समय तक शासक रहा, 1240 से 42, 2 साल के लिए। उसके बाद अलाउद्दीन मसूद शाह, ये भी शासक रहा, 1242 से 46 तक, लगभग 3-4 साल तक ये शासक रहा। उसके बाद शासक बना था नसरुद्दीन महमूद, जो कि 1245 से 1265 ईस्वी तक शासक रहा। ये कुछ लंबे समय तक शासक रहा, 20 वर्ष तक। तो इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ये चीज़ आप एक याद रखेंगे, जो ये मुइजुद्दीन बैराम शाह है, मुइजुद्दीन बैराम शाह, इसने एक काम करवाया था कि एक उस समय पद होता था नायाब ए मुमलिकात, तो इसका गठन करवाया था इसने, मुइजुद्दीन बैराम शाह ने, नायाब ए मुमलिकात। तो इस पद का गठन किसने किया था? मुइजुद्दीन बैराम शाह ने। ये एक पद होता था, विशेष पद, जो इसमें इसको क्यों इसके यानी कि बैराम शाह के समय काल में ये पद क्रिएट किया गया था। लेकिन किसने बनाया था? ये जो सरदार थे, चहलगानी समूह के लोग थे, उन्होंने बनाया था। क्यों? क्योंकि इससे पद से उसकी जो शक्ति है सम्राट की, उसको कम किया जा सकता था। इस पद पर जो व्यक्ति रहता था उसकी जो पावर थी वो काफ़ी अधिक हुआ करती थी। तो इसके समय का महत्वपूर्ण कार्य ये बैराम शाह का, ये याद रखेंगे। अलाउद्दीन जो मसूद शाह है, 1242 से 46 का कोई विशेष काम याद नहीं करवाया इसने जिसे कि याद किया जा सके। इसके बाद जो शासक बना था 1245 से 1265 तक, उसका नाम था नसरुद्दीन महमूद। तो ये फिर भी थोड़ा योग्य शासक था, तभी 20 साल तक ये टिका रहा। जैसे तैसे इसने शासक चलाया। ये काफ़ी सिंपल व्यक्ति था जो नसरुद्दीन महमूद है। ये धार्मिक प्रवृत्ति का इंसान था। और क्या करता था ये, जैसे खाली वक्त में टोपियाँ सील लेता था, सर पे पहनने वाली टोपी सीलता था। इसके अलावा जो कुरान कुरान होती थी तो उसकी नकल कर देता था ये, उसकी यानी कि लिख के पेन से उसकी प्रतिलिपियाँ बनाता था और उनको बेच देता था। जो पैसे आते थे वो ये काम में लेता था, सरकारी खजाने को नहीं टच करता था ये। तो इस समय में जो वास्तविक शक्ति थी वो किसके पास थी? जो कि एक नया पद बनाया गया था बैराम शाह के समय में, नायाब ए मुमलिकात। तो नसरुद्दीन महमूद के समय में एक नायाब ए मुमलिकात कौन था? बलबन था। और ये बलबन था, इसके पास वास्तविक शक्ति थी। तो अमीर जो थे दरबार के, वो इससे भी नफरत करते थे थोड़ी, बलबन से भी, कि भाई शक्तियाँ इसके पास है। तो इन्होंने नसरुद्दीन को भड़काया। तो नसरुद्दीन ने क्या किया, इसको आसी भेज दिया हरियाणा के अंदर। तो वहाँ का गवर्नर बना दिया था आसी का। तो उसके बाद नसरुद्दीन है, इसके साथ बलबन ने अपनी पुत्री का भी विवाह करवा दिया था, इसको दामाद बना लिया था। तो ये थे इसके रजिया सुल्तान के बाद के शासक।
इनके और अन्य कोई ख़ास काम नहीं है जिनको कि पढ़ा जा सके, एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं है। इसके बाद में जो शासक बनता है नसरुद्दीन महमूद के बाद में 1266 ईस्वी में बनेगा, जो कि कौन है, बलबन। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण शासक है। जो कल की क्लास होगी उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे बलबन के बारे में। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की क्लास, और आपसे निवेदन है कि वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं जल्दी एक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।